हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार्ट की थी, है ना। और उसका मीनिंग पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं ना। और इसके अलावा हमने इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ा था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो हमने देखा था कि अगर कोई ऑपरेटर है ए, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हमें चाहिए तो उसको इस तरीके से बताया जाता है साई स्टार आर टी ए साई आर टी डी वी, ठीक है। और अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तब तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइज्ड के लिए जो साई स्टार साई डी वी है इंटीग्रल इसका 1 होना चाहिए, है ना। तो अगर नॉर्मलाइज्ड है तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 मिल जाएगी। और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो वहाँ फिर डिनोमिनेटर भी इंक्लूड होगा। समझ में आ गई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मीनिंग और उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तक का काम हम कर चुके थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक एक करके हर एक को, जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू के क्या फॉर्मूला बनेंगे वो सब हम पढ़ेंगे। और आगे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे कि कोई ऑपरेटर दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, तो वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तरीका आपको यहीं से पता चल जाएगा कि किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। चले, नंबर 1 सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है, यानी कि स्थिति का प्रत्याशा मान। तो सबसे पहला हमारा काम है पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना। तो आपको तो बस क्या याद होना चाहिए कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एनी ऑपरेटर ए, जो भी अभी अभी हमने पढ़ी थी, है ना, लास्ट वीडियो में, कि किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किस तरीके से मैथमेटिकली हम बताएंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसका प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन जो है वो है साई आर टी, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं, कंसीडर a moving particle has normalized function psi rt, therefore expectation value of position will be, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है पोजीशन की, और एक्सपेक्टेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, पता है हमें, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हम कह चुके हैं। तो इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, साई स्टार आर टी, और बीच में वो ऑपरेटर था ए, वहाँ पे तो ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी, और अब हमें किसकी निकालनी है, पोजिशन की ना। तो पोजिशन और साथ में साई आर टी डी वी, मतलब जिसकी भी एक्सपेक्टेशन चाहिए उसको साई स्टार साई के बीच में रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर में तीनों एक्सेस के अलॉन्ग 3 उसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। तो इसके घटक यानी कि जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको हम डाल देते हैं, 1 ही डाल देते हैं, है ना। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन वेक्टर की तो ये हो गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट एक्स है उसका चाहिए, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगी। एक्स की चाहिए हमें अगर, तो बीच में एक्स आ जाएगा, है ना, और साई आर टी डी वी। अगर हमें वाई की चाहिए तो बीच में वाई आ जाएगा, साई आर टी वाई, और ये साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी, ठीक है। फिर जेड की चाहिए अगर हमें तो बीच में जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स की हो गई, मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी आपको इसके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डीवी है ये ना, बात समझ में आ गई। ऐसे कभी कभी डीवी भी लिख देते हैं और डी क्यू बार भी लिख देते हैं। डी क्यू बार का मतलब ये है कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में 3 बार इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो एक तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल है। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे डीवी भी लिख देते हैं और डी क्यू बार भी लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चले, ये तो हो गया आपका किसकी, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो सबसे पहले हमने पोजीशन, हमने बताया कि कोई भी पार्टिकल है वो मूविंग है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो नॉर्मलाइज फंक्शन है वो है साई आर टी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है आर, तो साई स्टार आर टी आर
साई आर टी, ठीक है। फिर उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे तीनों एक्सेस के अलॉन्ग में, एक्स वाई और जेड। तो उनके लिए अगर मुझे एक्स की चाहिए तो एक्स बीच में रख दिया, वाई की चाहिए तो वाई बीच में रख दिया, जेड की चाहिए तो जेड बीच में रख दिया। समझ में आ गई? तो ये आपका फर्स्ट हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन, ठीक है। नंबर 2 है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अगर हमें चाहिए तो फिर से हम मानेंगे कि भाई हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो मूविंग है, किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, और उसका जो फलन है, अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन जो है वो भी क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। समझ में आ गई? अब मोमेंटम के लिए आप ऑपरेटर जानते हो कि मोमेंटम को ऑपरेटर फॉर्म में कैसे शो किया जाता है, ठीक है। हम लिखेंगे कंसीडर पार्टिकल is moving in a potential field has a normalized state function, यानी कि प्रसामान्यकृत अवस्था फलन, normalized state function psi RT, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, सिंस मोमेंटम P का जो ऑपरेटर फॉर्म है, आप कैसे दिखाते हो उसको, आपको पता है ना, मैंने बताया था माइनस आयोटा एच कट डेल या ग्रेडियंट, इसी से तो शो करते हैं, याद है आपको? मैंने आपको बताया था माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, एक्स के लिए, एक्स कॉम्पोनेंट के लिए, वाई के लिए डेल बाई डेल वाई, जेड के लिए डेल बाई डेल जेड, ठीक है। फिर आई जे के साथ जोड़ देते हैं तो वो ग्रेडियंट ऑपरेटर बन जाता है। याद है आपको, जब मैंने लिस्ट बनवाई थी, एक टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि मोमेंटम का ये वाला कैसे आता है। समझ में आ गई? तो एक पार्टिकल है जो किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो नॉर्मलाइज स्टेट फंक्शन है वो साई आर टी है। मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम की ऑपरेटर फॉर्म होती है माइनस आयोटा एच कट ग्रेडियंट। समझ में आ गई? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो क्या होगा, मोमेंटम की चाहिए मुझे, पहले वेक्टर की चाहिए, तो क्या लिखोगे आप भाई, सिंपल सी कहानी है, साई आर टी, बीच में क्या रख दोगे, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, माइनस का आयोटा एच कट ग्रेडियंट। यहाँ पे तो मैंने बताया था टेबल में आपको कि पोजीशन के लिए तो यही यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर कैप लगा देते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिना कैप के भी इसी तरीके से शो किया रहता है ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है। तो वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मोमेंटम में आपको ध्यान रखना है, उसको माइनस आयोटा एच कट ग्रेडियंट से शो करते हैं। तो बीच में आप एक बार पी भी लिख सकते हैं, पी का ऑपरेटर लिखोगे, और नेक्स्ट स्टेप में फिर आप पी के ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, साई आर टी और साथ में डी वी, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, ठीक है। आप क्या कहोगे, सिंस पी वेक्टर क्या होता है, आई पी एक्स, है ना, प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड, है ना। तो आप ऑपरेटर लिख दो इनके, इनके ऑपरेटर फॉर्म में क्या होती है, पी एक्स पी वाई और पी जेड को कैसे लिखते हो, आई कैप माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ऐसे तो शो करोगे, प्लस जे कैप माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड। देखो ना, अब माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, है ना। तो यही तो होता है आपका ग्रेडियंट ऑपरेटर, अभी तो बता दी थी मैं आपको, समझ में आ गई? तो उसका मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं ये बता दूं कि पी एक्स को हम दिखाते हैं माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स से, पी वाई को दिखाते हैं माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल वाई से, इसको दिखाते हैं माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल जेड से। समझ में आ गई? देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, इट्स किसके, मोमेंटम के, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए अगर पी एक्स के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी, साई स्टार आर टी, ये तो स्टेट फंक्शन है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। पी एक्स के लिए तो माइनस आयोटा एच कट, आयोटा आई है ना, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स और साथ में साई आर टी। फिर आती है आपके पी वाई के लिए क्या हो गया, साई स्टार आर टी माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई और साई आर टी, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, डी वी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डी वी। फिर जेड के लिए क्या लिखेंगे अपन, जेड के लिए लिखेंगे साई स्टार आर टी
माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड और साथ में साई आर टी डी। समझ में आ गई। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट किसके लिए हो गए, मोमेंटम के लिए। सिंपल सा है, अपन को तो ऑपरेटर पता होना चाहिए, जिसका भी चाहिए उसको बीच में रख देते हैं, कॉम्पोनेंट है तो तोड़ देते हैं एक्स वाई जेड में। समझ में आ गई बात आपको। ओके, नंबर 3 देखें। ठीक है, 3 है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी के लिए, फिर हम देखेंगे गतिज ऊर्जा के लिए, है ना। तो नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया कि एनर्जी को किस ऑपरेटर से शो किया जाता है ना, टाइम की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे इफ नॉर्मलाइज्ड स्टेट फंक्शन इज psi RT, therefore expectation value of energy will be कितनी होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी को किससे बताते हैं, ऑपरेटर क्या होता है एनर्जी का, आयोटा एच का डेल बाई डेल टी, है ना। इसमें माइनस नहीं आता आयोटा से पहले, और नीचे पोजीशन नहीं आती, डेल बाई डेल टी समय के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, साई स्टार आर टी, है ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी और साथ में साई आर टी डी वी। अब तो मेरे हिसाब से आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा के लिए, है ना। फिर हम करेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने किससे दिखाया था, याद है आपको। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर को ही हम पी स्क्वायर अपॉन 2m कहते हैं, याद है ना आपको, है ना। तो देखें, तो हम क्या कहेंगे, चलो अलग अलग बता देती हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का अलग बता देती हूँ। चलो ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से दिखाएंगे, देखो साई स्टार आर टी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने क्या यूज किया था, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2। याद आया, नहीं याद आया, मैं याद दिला देती हूँ। हमने टोटल एनर्जी के लिए लिखा था एक, E इज इक्वल टू क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस बी आर टी लिखा था। ठीक है, अच्छा P क्या था, एच स्क्वायर अपॉन, P के लिए क्या लिखा था आपने, P ऑपरेटर को किसे माइनस का आयोटा एच कट ग्रेडियंट से तो बताया, तो P स्क्वायर के लिए क्या करोगे, इस पूरे का स्क्वायर ही तो करोगे, तो वो कितना आएगा भाई, वो आएगा माइनस का एच कट स्क्वायर डेल्टा 2 आएगा, करोगे तो। ठीक है, 2m तो नीचे है 2m, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर टी का, तो वी आर टी ही था, तो वही तो लिखा है मैंने, ये काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी का लिख दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आ गई, इसको आप बाहर ले लो, है ना। ये जो हमारा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है, इसको आप बाहर ले लो, तो अंदर बच गया डेल्टा 2 साई आर टी और साथ में डीवी। समझ में आ गई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m की इसके पूरे की, है ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m के पूरे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, पी की नहीं, अगर आप खाली पी स्क्वायर पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो फिर ये एक मैसेज जाएगा कि पी स्क्वायर की ही पी स्क्वायर अपॉन 2m की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, वी आर से शो करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी को, है ना। तो ये कितना आएगा हमारे पास, साई स्टार आर टी, बीच में आ जाएगा वी आर और यहाँ पर साई आर टी और डी वी। समझ में आ गई, ये हो गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से आपके सभी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूरी हो गई है। किस किस की पढ़ी हमने, पोजीशन की, है ना, मोमेंटम की पढ़ी हमने, एनर्जी की पढ़ी, फिर टोटल एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ी। कल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे और उसका नाम है एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, एरनफेस्ट साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेसिस पर हम पढ़ेंगे एरनफेस्ट थ्योरम। अच्छा, एरनफेस्ट थ्योरम से पहले मैं देख लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू कर लूँगी, है ना। मेरे हिसाब से एरनफेस्ट का यूज़ होगा उसमें,
ठीक है, तो दिक्कत आएगी। चलो मैं देख लूँगी कौन सा टॉपिक कराना है। तो नेक्स्ट टॉपिक या तो आपका एरेनफेस्ट थ्योरम होगा या फिर आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू मेरी रिक्वायरमेंट जो होगी उस हिसाब से मैं करा दूँगी। समझ में आ गई आपको बात? ये आप करके रखना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और देख लेंगे कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करवा देंगे इस पर बेस्ड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।